चलिए बताइएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरुआत हुआ था? 1930 में। अब आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब, किस तिथि को शुरुआत हुई थी? 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल 1930 की यदि बात करें, 6 अप्रैल को क्या हुआ था? यानी कहने का मतलब नमक कानून का उल्लंघन, यानी कि बोला जाए तो नमक सत्याग्रह संपन्न हो गया था। बताना नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हो। बताइए किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहाँ से? साबरमती आश्रम से चले थे। कहाँ के लिए चले थे? गांधी के लिए। और उनके साथ कुल कितना समर्थक थे? उनके साथ कुल कितना समर्थक थे? 78, यानी 78, अपने 78 समर्थकों के साथ गए थे वो, और उनको लेके 79 होते हैं। अब उसमें बताना है एक अमेरिकी पत्रकार कौन थे? वो बेब मिलर थे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है। तमिलनाडु में जो है गांधी जी, हाँ तमिलनाडु में जो है गांधी जी यानी गांधीवादी राजनेता जो थे, कौन थे जिसने तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया था? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का गांधी जी का मूल उद्देश्य यही था कि नशाबंदी जो है, यानी नशा जो है, यानी जितने भी नशीले पेय पदार्थ होते हैं उन सभी को पूर्णतः बंद किया जाए, और इसके साथ साथ जो है टैक्स राजस्व का दर जो है उसको कम किया जाए, और इसके साथ साथ जो है हाँ नमक कर समाप्त हो। ये सभी चीज उसमें जो है शामिल था। यानी बोला जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नशीले पेय पदार्थों का जो है सेवन पूर्णतः बंद हो। आगे आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। 1925 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये कानपुर अधिवेशन हुआ था। बताइए गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता कब किया गया था? 1924 में किया गया था। ठीक है, क्या? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। और ये क्यामा अधिवेशन था? ये 40वां अधिवेशन हो जाएगा। 40वां अधिवेशन 1924। अब आपको बताना हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है मांग करने, यानी प्रस्ताव को लेके जो है किस अधिवेशन में किया गया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ही किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है सभी कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कब किया गया था? सभी कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य जो है 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? श्रीनिवास अयंगर जी के द्वारा किया। किनके द्वारा? श्रीनिवास अयंगर जी के द्वारा। चीज़ ध्यान रखिएगा ऐसे करके, कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य। गांधी जी खादी के प्रति जो है इनका पूरा समझिए कि लगाव ही था, खादी वस्त्र को जो बढ़ावा देने का काम ही कर रहे थे। और उस समय जो है 1924 के बाद, यानी बोला जाए तो 1922 असहयोग आंदोलन जब खारिज किया गया, पहले ये बताना असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और ये कब समाप्त हुआ था? ठीक है, 12 या 11 फरवरी, यानी ठीक है कहीं 11 या 12 देता, क्योंकि 11 तो रात्रि था तो उसको 12 भी ले लेता है। 11 या 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। बताना किस कारण जो वापस लेना पड़ा? चौरा चौरी कांड के कारण इसे जो है वापस लेना पड़ गया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि चौरा चौरी कांड जो है ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। और इस समय यानी असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920, किन व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये प्रस्ताव कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के सभा में? किस व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है रखा गया था?
CR दास के द्वारा रखा गया था, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा रखा गया था। और आगे चल के गांधी जी अपने मन से बिना सोचे समझे वापस यदि ले लेते हैं, इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है तकलीफ के कारण एक अलग पार्टी बना ली है, जिस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी, और जिसका स्थापना कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसी से संबंधित एक प्रश्न आता है जो है गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। गांधी दास पैक्ट जो हुआ था, यानी गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच जो समझौता हुआ था, वो भी कब हुआ था? 1932 में हुआ था। यानी 1923 में स्थापना हुआ स्वराज पार्टी का, 23 को पलटते हैं 3-2, फिर 2-3 हो जाता है, यानी वही 32 में होता है। अब आपको बताना है गांधी दास से पहले कि 1923 के बाद जो है, यानी 23 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आगे आपको बताना है, इसके बाद जो 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया था? वो तो विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, जिस कारण से जो है सबसे युवा से करवाना पड़ा। 23 कट गया, 24 में जब नहीं कोई मिल रहा तो किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी खुद किए। और 24 तो फिर 24 कट गया, फिर 25 में कौन आ गए? सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली जो है महिला के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 26 में क्या हो गया? कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य, जो किनके गांधी जी के द्वारा। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा था? श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। 1927 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बताना है 27 में क्या क्या हुआ था, किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये मद्रास अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था। और साथ में ये भी ध्यान रखना है 1927 के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया था। यानी पूर्ण स्वाधीनता का मांग की बात करें तो कब? 1927 के कांग्रेस के 27 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास, और जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी। ठीक है, अब आगे यदि हम बोले तो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी आया था। इसके साथ साथ 1929 की यदि हम बात करें, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता कहाँ में हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें पूर्ण स्वराज को लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, पूर्ण स्वाधीनता अलग है, पूर्ण स्वराज अलग है। स्वाधीनता की बात करें 27 और स्वराज की बात करें तो 29 हो जाएगा। और जिसके तहत जो है पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। कहाँ में? लाहौर के रावी नदी के किनारे मनाया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है मेगास्थनीज जो था ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सही है। आगे आपको बताना है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका था। सही है। आगे आपको बताना है किस पुस्तक से जो है मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है? इंडिका से ही मिलता है। सही है। आगे बताना है इंडिका में जो है पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में जो है किस नाम से पाटलिपुत्र को संबोधित किया गया है? तो पालीब्रोथा हो जाएगा। ठीक है, पालीब्रोथा कहा गया है। आगे आपको बताना है अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिला था? अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिला था? ये भारत से मिला था। ठीक है, अशोक को शिलालेख लिखने की जो प्रेरणा जो है कहाँ से मिला था? भारत से। आगे आपको बताना है अशोक के शिलालेखों की भाषा जो है कौन कौन सी भाषा थी? ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। सही है। आगे बताना, और ग्रीक भी था साथ में। आगे बताना है 10 कठिया जो है ये किस राज्य का जो है संगीत है? जी, 10 कठिया किस राज्य का संगीत शैली है? ओडिशा का हो जाएगा। 10 कठिया ओडिशा का था। ठीक है, आगे बताना टप्पा कहाँ का है नृत्य? हाँ, टप्पा संगीत शैली ये कहाँ का है? टप्पा की बात करें पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, बताएगा सवारी कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिशा का है। बिल्कुल सही, सवारी ओडिशा का लोक नृत्य हो जाएगा। और जो है ओडिशा का आपको संगीत बताए क्या है? 10 कठिया। और टप्पा बताए पंजाब का। आगे बताना है आपको मुनरी कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए
बात करते हैं सवारी, पैंका, मुंडरी, ये सभी उड़ीसा का जो है नृत्य हो जाएगा। आगे बताना है भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। डाफ बताइएगा, डाफ, डाफ पंजाब का ही है। डाफ नृत्य की बात करते हैं, पंजाब का ही हो जाएगा। भांगड़ा, गिद्धा, डाफ, धमान, ये सभी कहाँ का है? पंजाब का है। राफ कहाँ का लोक नृत्य? तो राफ जो है कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है खानटम कहाँ का लोक नृत्य है? खानटम, खानटम कहाँ का लोक नृत्य है? तो खानटम लोक नृत्य की यदि बात करें मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर का। आगे बताना पाखु पिला नृत्य सभी लोग पढ़े होंगे, इधर हाल फिलहाल के सेट में भी दिए थे ये क्वेश्चन। पाखु पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? पाखु पिला लोक नृत्य का संबंध मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से ही है। आगे बताना है चेरोकान लोक नृत्य का संबंध बताइएगा, ये भी मणिपुर से ही हो जाएगा। ठीक है, यानी खानटम, पाखुपिला, चेरोकान ये सभी कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। सही है। आगे बताना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है। आगे बताना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में वुलर झील। सही है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा डल झील कैसे झील का उदाहरण है? मीठा या लवणीय या फिर मीठे पानी का झील है डल झील, मीठे पानी का झील होगा डल झील। आगे आपको बताना है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। आगे बताना वृद्ध गंगा के रूप में किसको जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में। दक्षिण गंगा, गोदावरी ना, दक्षिण की गंगा कावेरी। चलिए आगे आपको बताना है पोचमपाद परियोजना जो है किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। जायकबाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर ही स्थित है। सही है। आगे आपको बताना है डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में जो है नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत में नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, उड़ीसा। और ये प्रश्न 64 वाला ऐसा वाला में पूछा था ये। ठीक है, भारत में नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील हो जाएगा जो उड़ीसा में है। ठीक है। आगे आपको बताना है और भारत में सबसे नमकीन झील कौन सा है? ये सांभर झील हो जाएगा। भारत में सबसे नमकीन झील की बात करेंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोले तो चिल्का झील, और सबसे अधिक खारे पानी की झील बोलेंगे सीधा तब जाके आपका आ जाएगा सांभर झील। ठीक है, नहीं समझे? एक है सबसे बड़ी झील, हो सकता है एक छोटा सा गड्ढा उसमें बहुत ज्यादा, कहने का मतलब नमकीन है वो हो गया। एक सबसे बड़ा है वो पूरा नमकीन है, यानी दोनों में अंतर हो जाएगा ना क्वेश्चन में। तो सबसे बड़ी वाली बात करेंगे वो हो जाएगा चिल्का, और यदि सबसे ज्यादा खारे पानी की झील की यदि बात करेंगे तो सांभर झील हो जाएगा। ठीक है। आगे और वहां पे ऑप्शन, दोनों ऑप्शन था, लोग फंसे भी थे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है 10 रुपये के नोट में जो है किसका चिन्ह है? यानी कोणार्क के, हाँ कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपया के नोट में बताइएगा एलोरा की गुफाएं हो जाएगा। सही है। 50 रुपया में बताइएगा हम्पी का रथ हो जाएगा। सही है। 100 रुपया में रानी का बाग। 200 में बताइएगा सांची का स्तूप, और 500 में लाल किला, और 2000 में मंगलयान हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है मंजीरा किसकी सहायक नदी? मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है जिसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का ही अफवाह तंत्र सबसे बड़ा होगा। कितना किलोमीटर है ये? 1465 किलोमीटर हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है वेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। पर्णहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। ठीक है। इंद्रावती बताइएगा। इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। आगे बताना सबरी किसकी सहायक नदी है? सबरी गोदावरी का ही सहायक नदी है। ठीक है। हाँ, दूध गंगा कृष्णा, वही कंफ्यूजन यही पे होता है। पेन गंगा, बेन गंगा गोदावरी होता है। एक दूध गंगा आ जाता है तो लोग फंस जाते हैं गोदावरी है तो नहीं होगा, वो कृष्णा का दूध गंगा सहायक नदी होती है। कोयना जो है किस नदी की सहायक नदी है? कोयना कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। तुमको भद्रा बताइए किसका सहायक नदी है?
तुंगभद्रा, कृष्णा की ही सहायक नदी हो जाएगी तुंगभद्रा, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये बताइएगा, ये भी कृष्णा का। मूसी, भीमा, ये सभी कृष्णा की ही सहायक नदी है, ठीक है। मूसी, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। आगे आपको बताना है टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह। साथ में बताना है 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक, सही बोल रहे हैं, बीबीएस लक्ष्मण हो जाएंगे, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड हो जाएंगे बीबीएस लक्ष्मण। बताना वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हो जाएंगे। क्रिकेट माय स्टाइल बताइएगा, सचिन नहीं, कपिल देव ना। क्रिकेट माय स्टाइल कपिल देव का हो जाएगा। और वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर। अभी आपको टोटल 5 पुस्तक का नाम बताया जो 5 क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर से संबंधित है, ठीक है। पांचों को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा और अभी का भी याद भी करना है आपको। सबसे पहला टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, इसका बताया 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बताया वाइड एंगल, तो अनिल कुंबले वाइड एंगल हो गए। इसके बाद क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव हो जाएंगे। और वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर, ठीक है, सुनील गावस्कर। ध्यान से माइंड में थोड़ा सा कोशिश करिएगा लॉक करने का, लास्ट में एक बार फिर से पूछेंगे इसको। आगे आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। स्थापना अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे? हाँ, क्योंकि इनका जो अपना संस्था था इंडियन एसोसिएशन, जिसका अधिवेशन चल रहा होता है, जिस कारण से शामिल नहीं होते हैं। तो बताइएगा कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन ही था। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया गया था। और इसे आगे चल के जो है किसमें विलय कर दिया गया था? कांग्रेस में। कब विलय किया गया था? 1886 में। और 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। इंडियन ओल्ड मैन किन्हें बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। आगे आपको बताना है शिकागो में जो है आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का जो है भाषण किस भारतीय के द्वारा? स्वामी विवेकानंद। कब हुआ था ये? 1893 में ही हुआ था। बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, सही है। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ दत्त ना। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त, सही है। और इससे पहले आपसे हम पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, सही है। आगे आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने किसके सुझाव पर जो है अपना नाम विवेकानंद रखा था? वही राजा खेतरी के सुझाव पर जो है रखा था, ठीक है। इन्हें स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? राजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। आगे आपको बताना है स्तनपायी का हृदय जो कितना बेसमी होता है? 4 बेसमी होता है, सही है। आगे आपको बताना है स्तनपायी में जो है दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार ही निकलते हैं। बताइएगा जो बोला जाता है जो दूध का दांत यानी जो कितना होता है? 20 होता है। यानी 20 दांत का जो है 2 बार जो है मतलब 2 बार निकलता है। यानी जो 20 दांत ऐसे जो 2 बार निकलते हैं। आगे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है कल्पना पहली बार कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली बार संकल्पना जो है 1944 में किया गया था। और 1944 के जो है कहाँ में किया गया था? किस सम्मेलन में किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। किस सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। आगे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान सदस्य संख्या 190, ठीक है। आगे आपको बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है
ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने या आचरण करने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसके तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 25 के तहत हो जाएगा। सही है, आगे आपको बताना है धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है 26 के तहत है, और धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किया गया पैसा जो है कर मुक्त होगा किसके? 50 के तहत। और आगे आपको बताना है किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में जो है किसी भी धर्म विशेष का शिक्षा नहीं दिया जा सकता, किसके? 28 के तहत हो जाएगा। यानी 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है। जैसे 25 में क्या बताया? किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 26 में क्या है? यानी कहने का मतलब किसी भी धर्म का जो है धार्मिक अनुष्ठान यानी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता जो है 26 के तहत है, यानी धार्मिक जो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वही हुआ। 27 में आपको बताया धार्मिक कार्यों के लिए जो है यदि पैसा इकट्ठा करते हैं यानी चंदा इकट्ठा करते हैं वो टैक्स फ्री होगा। 28 में क्या हो जाएगा? किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धर्म विशेष का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 28 हो गया। आगे आपको बताना है महाधिवक्ता पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? 165। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, न कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, किस अनुच्छेद में? 148 में। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। यानी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? ज्ञानानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बताइए आर्य समाज का स्थापना जो है कब किया गया था? 1875 में किया गया था। किनके द्वारा? ज्ञानानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और बताना आर्य समाज का मुख्यालय जो है कहाँ स्थापित की गई थी? लाहौर में। स्थापना मुंबई में किया गया था और इसका मुख्यालय 1877 में यानी 2 साल के बाद जो है लाहौर में स्थापित कर दिए थे। यानी आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया गया था 1875 में। 2 साल बाद 1877 में जो इसकी मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिए? लाहौर को स्थापित कर दिए। आगे आपको बताना है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब क्या हो? विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, एक्ट यदि बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले की यदि हम बात करें महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है ये रीमैरिज एक्ट लाया गया था। यानी विडो रीमैरिज एक्ट जो है यानी एसोसिएशन जो किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, MG रानाडे के द्वारा 1861 में महाराष्ट्र में जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब किया गया था? 1867 में किया गया था। सही है, आगे आपको बताना है बताइएगा सोम प्रकाश समाचार पत्र का जो है कब निकाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? सोम प्रकाश पत्र का जो है यानी 1859 में। ठीक है, 1859 सोम प्रकाश का जो प्रकाशन कब हुआ था? 1859 में। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। सही है, आगे बताना है जीवन स्मृति और चरित्र पूजा यह किसका जीवनी है? जीवन स्मृति और चरित्र पूजा जो है यह किसका जीवनी है? बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनके द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान रचित है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी है जीवन स्मृति और चरित्र पूजा, रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी है ये। आगे बताना है एकला चलो रे ये गीत किनके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एकला चलो रे गीत किनके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही हो जाएंगे। सही है, आगे आपको बताना है देखा विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से ना? 2015 सही आंसर होगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2003 या 2015?
एक बार चेक कर लीजिएगा कोई लोग, हो सकता है क्या लेकिन न्यूज में हुआ था या सेट में? एक बार चेक कर लीजिए, गलत चीज नहीं पढ़ना है। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस, 30 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 18 फरवरी को विश्व परिवार दिवस, 15 मई को 5 दिवस आपको। 9 जनवरी बोलिए, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस, 30 जनवरी और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी और विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। सही, आगे बताना है। पूर्ण स्वराज की नारा किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन आसान है, सभी लोग ऑप्शन देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन आंसर सही है, JL नेहरू। पूर्ण स्वराज का नारा जो है किनके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। आराम हराम है किनके द्वारा? हम जानते थे, महात्मा गांधी बोलिएगा, ठीक है। आराम हराम है नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया था ना। क्या हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम महात्मा गांधी बोल रहे हैं, ठीक है। आराम हराम है क्या? 2003 से, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से ही मनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बताना, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह के द्वारा। अब करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। आगे बताना है, तुर्की की राजधानी अंकारा, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा, सही है। यमन की राजधानी साना, यमन की राजधानी क्या हो जाएगी? साना हो जाएगी, ठीक है। आगे बताना है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा, सही है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है। आगे बताना है, घाना की राजधानी अक्रा हो जाएगा, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, बात कर रहे थे आपस में, ठीक है। हाँ बोलिए। लक्ष्मी मल सिंधवी के दिमाग के ऊपर, अच्छा, ये 2003 से जो मनाया जा रहा है वही ना, LM सिंधवी, उन्हीं को बोलते हैं लक्ष्मी मल सिंधवी, यानी LM सिंधवी के द्वारा जो है, हाँ, इनके द्वारा सिफारिश की गई थी कि 9 जनवरी 2000 जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए, जो 9 जनवरी 2003 से ना, 2003 से। आगे आपको बताना है, एक बार बोलिएगा राजधानी फिर से, 6-7 है, इंपोर्टेंट ही है। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा, ठीक। घाना की राजधानी अक्रा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगा, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यमन की राजधानी साना हो जाएगा, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो जाएगा, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 5 जो बुक बताया तो उसका नाम आप लोग को आंसर बोलना है फिर, ठीक है। टेस्ट ऑफ माय लाइफ के लेकर, ठीक है। युवराज सिंह हो जाएंगे 281 यानी 281 एंड बियॉन्ड के लेकर। BVS लक्ष्मण हो जाएंगे वाइड एंगल के लेकर, ठीक है। अनिल कुंबले हो जाएंगे, सही। क्रिकेट माय स्टाइल। कपिल देव हो जाएंगे वनडे वंडर्स, ठीक है। सुनील गावस्कर हो जाएंगे, सुनील गावस्कर। आगे करवाइए, क्या हुआ? 9:30 ही हुआ है अभी।